ओके। इस लॉकडाउन में हम लोग अब ऑनलाइन मिलेंगे। मैं अनुजा सिंह, कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। मेरा विषय है राजनीति शास्त्र और मेरे जो छात्र हैं मुझसे अवगत हैं। एक्चुअली 16 को ही हमें भेजना था और मैंने आपके लिए तैयारियां भी की, पर चूँकि मुझे ऑनलाइन पढ़ाने की तो हम लोगों को आदत थी नहीं, तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया मेरे एक टॉपिक पर और वो मैं भेज नहीं पाई। तो आज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पहले तो आप मेरी आवाज़ से फैमिलियर हो ले। क्लास में तो आप देखते हो, यहाँ भी मुझे देख ले, और हर बार मैं आपके सामने हूँ कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये भाई लेकर खुद का बनाना ये थोड़ा टफ मुझे लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि कंफर्टेबली आपको पढ़ाऊँ, इसलिए आप मेरी आवाज़ से फैमिलियर हो लें, मेरा नंबर ले लें। और अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो हमने जो टॉपिक चुना है, केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य के संबंध को इसलिए हमने चुना कि लॉकडाउन जैसे ही ओवर होता है तो एग्ज़ामिनेशन होंगे, और उस एग्ज़ामिनेशन में जो हमारे स्टूडेंट हैं बीए के, उनके लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसा विषय है जो इंटरमीडिएट से लेकर पीजी तक के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ही पढ़ाऊँ वैसे ही टॉपिक पर जो इम्पोर्टेंट भी हो और आप के सारे क्लासेस के लिए भी वह रहे, क्योंकि हमारा कॉलेज हम सभी जानते हैं कि हम लोग इंटरमीडिएट को भी पढ़ाते हैं और पीजी को भी पढ़ाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में कमला राय कॉलेज गोपालगंज में पीजी भी है, तो हम तो पीजी को भी पढ़ाते हैं, हमें पीजी को भी पढ़ाना है, इंटरमीडिएट को भी पढ़ाना है। इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को अब छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर और 2-3 क्लासेज में ख़त्म करूँगी। तो आपसे कहना है कि अब मेरा इसके बाद जो जाएगा आपके पास वह पहला होगा, जिसमें हम थोड़ी बात करेंगे, फिर उसको बंद करेंगे, फिर दूसरी वीडियो में फिर हम मिलेंगे। ये आप जान लें, ये नहीं समझेंगे कि एक वीडियो ख़त्म होता है तो वहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ये सब कुछ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं। ओके। हाँ, तो मैंने कहा कि हम मेरा जिस पे मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, केंद्र और राज्य के संबंधों की बात है। मैंने ये बता ही दिया कि क्यों मैंने इसका सिलेक्शन किया। अब हम बढ़ते हैं। भारत 130 करोड़ वाला देश, जहाँ 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य। इतने बड़ी आबादी और इतने बड़े देश में जहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण भी है, जहाँ विविध समस्याएं भी हैं, वैसे में अगर केंद्र और राज्य के बीच आपसी सामंजस्य नहीं होगा तो किसी कार्य को अच्छी तरह से सुगम तरीके से करना कठिन होगा। ये भी हम जानते हैं कि किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी सभ्य देश के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए एक नियम, एक संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि एक शांतिपूर्ण सुरक्षित जीवन जिया जा सके, और उस जीवन के लिए कुछ नियम भी बनाए जाते हैं। उन नियमों का अनुपालन भी उतना ही आवश्यक होता है। नियम बने, अनुपालन ना हो तो फिर बेकार है। हमने कहा एक इतने बड़े देश, अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं। आज मैं आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं बल्कि एक वीडियो के माध्यम से हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी पेंडेमिक विश्व महामारी में हम घर में हैं, जिसकी कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, और इस पूरे भारत को
नियंत्रित करके रखा है हमारे केंद्र ने और हमारे राज्य सरकार ने। तो ये बहुत ही अच्छे से इस महामारी में आप केंद्र और राज्य के सरकार की अहमियत और उनके बीच के सामंजस्य को अगर आप सिर्फ इस कोरोना को रखकर सोचे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक किसी भी शासन सत्ता में केंद्र और राज्य अथवा किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य होना कितना जरूरी है। भारत में जब हमारा संविधान बनाया गया तो उसी समय बहुत ही बारीकी के साथ बहुत सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक लिखा गया है। हमारे विस्तृत संविधान में अगर केंद्र और राज्य की बात कहें तो हमारे संविधान में इसे हम 3 भाग में, संविधान के भाग 11, 12 और 13 में अगर जाएं तो बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि वहाँ अलग अलग हिस्सों में बांट कर रखा है। साथ ही साथ संविधान के तहत हम देखते हैं कि हमारे केंद्र और राज्य के विषयों को अर्थात कार्यों को, क्योंकि किसी राज्य किसी देश को चलाने के लिए विभिन्न कार्यों को करना होता है और उन कार्यों का विभाजन ही बहुत आवश्यक होता है। अगर उसी विभाजन में उन्हीं मुद्दों में कहीं कोई सामंजस्य नहीं होती है तो फिर कठिनाइयां सामने आने लगती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में उनका विभाजन बहुत स्पष्ट तरीके से किया गया है और वह सूचियों के नाम से है। जैसे केंद्र के लिए है संघ सूची, जिसमें वो अधिकार रखे गए हैं जिस पर पूरा वो विषय रखे गए हैं जिस पर पूरा अधिकार कानून बनाने का लेकर सारे अधिकार उसमें केंद्र को मिले हुए हैं। उसी तरह से राज्य सूची है, उसमें उस सूची में वो विषय है जिसके लिए पूरी तरह से राज्य को अधिकृत किया गया है। अधिकृत, ध्यान रखिएगा, अधिकृत किया गया है। लेकिन कुछ खास समयों में या जब कोई विवाद होता है या कोई ऐसा समय आता है जब स्थिति सामान्य नहीं होती है तो उस समय उन विषयों पर भी केंद्र को छूट है, तो वो मैं बाद में आऊंगी। हाँ, तो हमने कहा संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती में वो विषय आते हैं जो दोनों में ही समान रूप से आते हैं। और एक और आता है अवशिष्ट शक्तियां। ये अवशिष्ट शक्ति क्या है? अभी साइबर कानून, यह तीनों में नहीं मिलता है, यह अवशिष्ट शक्ति में आता है। अवशिष्ट शक्ति वे है जो उन तीनों उपयुक्त जो सूची अभी हमने आपको बताया है, उन तीनों सूचियों से बाहर जो कार्य होते हैं, जो विषय होते हैं, वो अवशिष्ट में रखे जाते हैं। इस वीडियो में मैं अभी यहीं पे इसको स्टॉप करती हूँ। अब ये दूसरा वीडियो जो मैं भेजूंगी वहाँ स्पष्ट रूप से आपको यह दिखाते हुए कि राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आएंगे। ओके, थैंक्स। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह देखा कि किन किन सूचियों में संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियों के विभाजन के लिए किस तरह से सूचियां बनाई गई हैं। अब मैं बस 2-4 एग्जाम्पल दे दूं कि इन सूचियों में क्या क्या है। जैसे संघीय सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध शांति, मुद्रा, विदेशी व्यापार, बैंकिंग, बंदरगाह, वायुसेना इत्यादि है। उसी तरह से राज्य सूची में कृषि, भूमि, पशुपालन, बंदी गृह, वाणिज्य व्यापार इत्यादि भी है। हाँ, शराब, कानून व्यवस्था इत्यादि। समवर्ती में शिक्षा, प्रशासन, वन, जंगली जीवन, नाप तोल,
कृषि, भूमि इत्यादि। अवशिष्ट की भी बात मैंने कही थी कि अवशिष्ट शक्तियाँ, यह भी बात मैंने शायद बताया था कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय संसद ही इन अवशिष्ट शक्तियों में पर, जो कि इन तीनों सूचियों से बाहर की जो शक्तियाँ जो विषय होते हैं वही अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, और उन पर केंद्रीय संसद ही कानून बना सकती है। तो इस तरह से स्पष्ट रूप से हम लोग देखते हैं कि संघीय सूची में 98, राज्य सूची में 62 और समवर्ती में अमूमन 52 है, 52 विषय है, और ये अलग अलग स्पष्ट रूप से विभाजित भी हैं। लेकिन फिर क्या कारण है कि केंद्र और राज्य के संबंध कभी कभी सामान्य नहीं रह जाते या श्रेष्ठता जैसी बात भी उत्पन्न हो जाती है। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की तरफ, भारतीय संविधान में केंद्र को शक्तियों को केंद्रीकृत विकेंद्रीकरण के बावजूद केंद्रित करने का प्रयास किया गया है, और साथ ही साथ यह भी हम कह सकते हैं कि शक्तियों का विभाजन तो हुआ है लेकिन केंद्र के पक्ष में वह ज्यादा है। जैसे राष्ट्रहित के नाम पर केंद्रीय सरकार को अधिकार है कि वह कभी अगर कोई उस तरह का मसला उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 249 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत दे रहे सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रहित में, चाहे कोई विषय हो, संसद संपूर्ण देश के किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में कानून निर्माण राष्ट्रहित के नाम पर कर सकती है। यह और बात है कि वह संसद द्वारा ऐसा पास किया कानून 1 वर्ष के समय तक लागू रह सकता है। वैसे ही आपातकालीन शक्तियां भी केंद्र को बहुत मजबूत करती हैं। संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं जो हम लोग पढ़े हुए हैं, और उस तरह की स्थितियां उत्पन्न होने पर केंद्र को यह पूरा अधिकार है यह पूरा अधिकार है कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य धन के बंटवारे से परिवर्तित या किसी तरह के किसी मसले को लेकर कोई भी अगर संकट उत्पन्न होता है तो वह आपातकाल की घोषणा करके राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है जिनका पालन करना राज्यों के लिए आवश्यक हो जाता है। यह और बात है कि उस बीच बने नियम आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाता है। केंद्र राज्य के बीच श्रेष्ठता का कुछ और भी कारण है, वह ये है कि राज्यपाल या जजों की नियुक्तियां, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई बार राज्य और केंद्र में राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी स्थिति असामान्य हो जाती है। साथ ही साथ हमने कहा था कि भाग 11 में यह हमारे संविधान में प्रावधान है विधायी शक्ति और प्रशासनिक भी। तो हम देखते हैं कि प्रशासनिक शक्तियों के संबंध में भी केंद्र इसलिए मजबूत पड़ता है कि जितने हमारे IAS IPS हैं अखिल भारतीय सेवा से ये आते हैं, इनका नियोक्ता केंद्र ही होता है और उसी के सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होती है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग पावर वह हो जाता है। इस कारण भी कई बार स्थिति असामान्य हो जाती है केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र किसी और को चाहता है, राज्य किसी और को चाहता है और केंद्र किसी और को भेजता है। दूसरी बात यह है
कि हमने जो भाग 12 में वित्तीय वित्तीय शक्तियों की बातें हमने की थी, तो जहाँ तक वित्तीय विषयों की बात है, वित्तीय अधिकारों की बात है, वह स्पष्ट बटा हुआ है कि केंद्र सरकार के आय के साधन कुछ और हैं, राज्य सरकार के अपने और हैं, जिसमें सीमा कर, आयात कर, निर्यात कर, विदेशी ऋण, डाकघर, बचत, ये सब कुछ आते हैं केंद्र सरकार के आय के साधन में। और भूमि, कृषि, नशीली वस्तुओं पर कर, यात्रा कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर इत्यादि, ये सब आते हैं राज्य सरकारों की आय के साधन में। यहाँ भी विभाजन है, लेकिन केंद्र यहाँ भी श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि केंद्र राज्य के बीच राज्य केंद्र से पर आधारित हो जाती है अपनी योजनाओं के लिए, और योजनाओं के मद में यह सहायता भी मांगती है। कई बार ये भी मसले उत्पन्न हो जाते हैं कि किसी एक राज्य को लगता है कि दूसरे राज्य के अनुपात में केंद्र इनकी कम सहायता कर रहा है। कभी कभी राज्यपाल की भूमिका भी केंद्र जो कि राज्यपाल की भूमिका केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में मानी जाती है, और केंद्र सरकार राज्यपालों के द्वारा राज्यों के प्रशासन में कभी कभी हस्तक्षेप भी करती है। तो देखा जाता है कि अगर केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार है, तो यह स्थिति प्रायः सामान्य रहा करती है। लेकिन जब दोनों जगहों पर तालमेल नहीं होता है, अलग अलग दल होते हैं, तो वहाँ स्थिति अक्सर ऐसा देखा जाता है कि श्रेष्ठता की भावना या असामान्यता की भावना आ जाती है। केंद्र राज्य संबंध के बीच आपसी तालमेल चूंकि विकास के लिए अति आवश्यक है, इसलिए इसको सुदृढ़ और ज़्यादा बनाने के लिए कई बार आयोग और समितियां भी बनाई गई। जैसे केंद्र राज्य संबंधी एक सुधार आयोग 1966 में बना था, जिसने अपने कुछ रिपोर्ट में इस तरह की बातें कही थी कि राज्यों के लिए वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, अथवा राज्यपाल पद पर नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से होनी चाहिए, इस तरह की बातें कही थी। फिर राज्य मन्नार समिति भी एक बार गठित हुआ था 1969 में। उसके प्रतिवेदन से भी कुछ बातें सामने आई थी कि उसने भी कहा था कि राज्यपाल को कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत या राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने का जो प्रावधान है उसे समाप्त कर देना चाहिए, या संघ सूची और समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में हस्तांतरित कर देना चाहिए, इस तरह की बातें कही। फिर बाद में सरकारी आयोग का गठन हुआ, पुंछी आयोग भी बना। इन सब के बावजूद 1990 के बाद जब वैश्वीकरण का दौर आया, तो देखा गया कि भारत में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन की सरकारों का युग आरंभ हुआ, और गठबंधन होने पर केंद्र की शक्ति कई बार वह नहीं रही जो पूर्व में देखने को मिला। लेकिन आज की तारीख में, अभी 2020 में हम देख रहे हैं कि चूंकि केंद्र सरकार मेजॉरिटी में है, तो राज्य सरकारों के बनिस्पत इसकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है। यह और बात है कि कभी कभी बंगाल में या स्वयं दिल्ली में भी कश्मीर में 370 हटाने के बाद से कभी कभी स्थिति असामान्य होती है, उनके तालमेल में गड़बड़ी दिखती है, लेकिन पुनः
फिर ठीक भी हो जाता है। इस कोरोना के संदर्भ में भी हम लोगों ने देखा कि दिल्ली सरकार के यहाँ से मजदूरों का पलायन हुआ उस समय, या शुरुआती दौर में ममता बनर्जी जी ने भी, मुख्यमंत्री बंगाल ने भी, लगा कि असहयोग की भावना रहेगी। लेकिन जब कोरोना के सीरियसनेस को सबों ने समझा तो धीरे धीरे सभी केंद्र के केंद्र को सहयोग करने लगे। और अभी इस कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य का तालमेल अच्छा है, क्योंकि राज्य सरकारों और केंद्र के जब तालमेल अच्छे होते हैं, उनके संबंध सामान्य होते हैं, तो राज्य और देश में विकास होता है और शांति होती है। साथ ही साथ जनता की भी बेहतरी उसी में निहित है। अब मैं इसे समाप्त करती हूँ, और अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन हो मन में तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा या पूछिएगा। थैंक यू।